नमस्कार, मैं अजित कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिंग थियरी में हम लोगों ने 3-4 टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए थे अच्छी तरीके से कि रिंग की डिफिनीशंस क्या हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर देखा यूनिटी क्या है, उसके बाद ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो रिंग क्या होता है, ट्रिवियल क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स क्लियर किया और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इंटीग्रल डोमेन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़ा बाकी रह गए हैं, तो उन पे डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज ये क्लास उसी पे होगी, ठीक है। आज क्लियर हो जाएगा, अगले क्लास से हम लोग इंटीग्रल डोमेन पे जाएंगे। डेफिनेशन आज इंटीग्रल डोमेन की हम लोग बात उस पर कर लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, ज़ीरो रिंग को लेके कहा जाता है, अगर कोई ज़ीरो रिंग हो या कोई फाइनाइट ज़ीरो रिंग हो, फाइनाइट ज़ीरो रिंग हो अगर कोई ना, फॉर एनी फाइनाइट ज़ीरो रिंग, ठीक है, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं दो ठो साइक्लिक ज़ीरो रिंग के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। एनी फाइनाइट ज़ीरो रिंग कैन बी written in form of डायरेक्ट प्रोडक्ट। इस पे चर्चा की थी हम लोगों ने, ऑफ टू साइक्लिक ज़ीरो रिंग। साइक्लिक कहें या कम्यूटेटिव बोल दें, ठीक है, कम्यूटेटिव बोल देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन साइक्लिक है। साइक्लिक क्या कर रहा है, और अच्छी कंडीशन इंपोज कर दे रहा है, ठीक है। जैसे Z2 लीजिए, दिस इज 0 1। आपको पता है कि ZM रिंग फॉर्म करता है ना, ZM एडिशन मॉड्यूल और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करता है, तो Z2 भी फॉर्म करेगा। अब नाउ Z4, Z2 क्रॉस Z2, आपसे पूछा जाएगा कि ये रिंग है, तो यस इट इज अ रिंग, बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरो रिंग्स। दिस इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरो रिंग विच इज साइक्लिक, ओके। तो ये क्या होगा, रिंग होगा, ठीक, यही तो है ना इसमें, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ज़ीरो रिंग्स। और ज़ीरो रिंग क्यों है, ज़ीरो रिंग में क्या होता है, रिंग उस सेट से, उस जेड से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। 0 और 1 का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल रहेगा तो भी 0 आएगा। तो दिस इज ज़ीरो रिंग, so Z2 cross Z2 is what? This is zero ring which is the direct product of two zero ring। और ये किसका isomorphic हो जाता है, K4 भी रिंग बनाता है। तो ये ऐसे, तो ये पहली इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। नाउ अगला है एक क्वेश्चन, Zi है आपके पास, ठीक है, Zi किस फॉर्मेट का होता है, दिस इज फॉर्म ऑफ a प्लस ib such that a comma b belongs to integer। दिस फॉर्म्स रिंग विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ये आपको पता है क्योंकि एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी हमने इसको भी लिस्टिंग की है इसकी। अब बताइए, अगर ये रिंग फॉर्म कर रहा है तो इसमें यूनिटी है, पीछे हमने देखा था, इट हैज यूनिटी, इट हैज यूनिटी ना। कौन सी यूनिटी है इसमें, इट हैज यूनिटी, दैट इज 1 से डिनोट करते थे इसको, कौन सी, 1 प्लस 0i ना, यूनिटी भी है इसमें। यूनिट्स पूछा जाएगा कि इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, Zi के यूनिट्स बताइए, तो कौन कौन से यूनिट होंगे, किसके किसके यूनिट मिलेंगे। तो यूनिट्स क्या होते थे, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड यूनिट। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड यूनिट। तो अब देखिए, अगर a प्लस आई बी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजना पड़ेगा,
तो क्या होगा, a प्लस आई बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, खोजिए क्या होगा, 1/a प्लस आई बी। और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको आइडिया होता है इसका। a माइनस आई बी से क्या कराते हैं, ऑपरेट करते हैं ऊपर नीचे, तो ये a माइनस आई बी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स दिस इज द फॉर्म ऑफ a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाउ प्लस आई माइनस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा ना माइनस बी, ठीक है। ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये यूनिट होगा, मतलब ये एग्जिस्ट करने के लिए ये तो जीरो नहीं होना चाहिए, और ये होगा भी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी जीरो होगा भी नहीं, देख के भी लग रहा है ये कभी, ये पोर्शन कभी जीरो होगा। ए और बी आप इंटीजर से उठा लीजिए, कभी जीरो नहीं होगा। दिस इज जीरो ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर जीरो, ओके, तभी ये जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम तो नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो मतलब इसके पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब देखिए जरा, एक बार a को 1 रखिए, बाकी सबको 0 रखिए। एक बार a को 1 रखिए, बाकी सबको 0 रखिए। और a को 1 क्या, a को प्लस माइनस 1 रखिए, बाकी सबको 0 रखिए। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 1 कॉमा 0। a को 1 रखना, बाकी सबको 0 रखना है, तो हो गया। एक बार b को 1 रखिए, बाकी सबको 0 रखिए, तो क्या मिलेगा, b को 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज, b को प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 रखेंगे तो प्लस 1 मिलेगा, मीन्स ये भी क्या है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आई मिल जाएगा, 0 प्लस माइनस आई। तो इसके 4 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, कौन कौन से, ZI के इट हैज 4 स्टैंडर्ड यूनिट्स। और यूनिट्स आप बोल सकते हो, यूनिट्स कौन कौन से, 1,0 माइनस 1,0 0, आई और 0, माइनस आई। ये है सेट ऑफ यूनिट, इसको बोल दिया U। ध्यान से देखिए, दिस इज सेट ऑफ यूनिट। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में है ना ये ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इसको डिनोट कर लेते हैं A1 कैपिटल 1 से 2 से, वो सॉरी 1 से -1 से I से और माइनस I से। डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ U as 1, -1 I and माइनस I रेस्पेक्टिवली। इससे डिनोट करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1, -1 I और माइनस I। इस सेट को जरा ध्यान से देखो, इस U को अच्छे से देखो, ये देखो ये ग्रुप बना रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें ना, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी है। क्लोजर होगा, I को माइनस I पे ऑपरेट करिए, +1 आ जाएगा, ठीक है। I को माइनस पे ऑपरेट करके देख लो, दिस इज I, दिस इज माइनस I, ऑपरेट करके देखो क्या आएगा, 0, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा I इंटू माइनस I बचेगा। तो ये होगा हमारा 0, 1,0 1,0 आएगा ये, I और माइनस I ऑपरेट करके आप देख लो, ठीक है, 0, 0 और I माइनस I। तो कंपोनेंट वाइज अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो दिस इज 0, 1 ये दे देगा, ओके। Z1 Z2 डिफाइन करना पड़ेगा, सिंपली दिस एंड दिस। सो 0 प्लस I, 0 प्लस माइनस I, कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बनेगा। A प्लस I भी करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अगर A प्लस I भी करेंगे तो ये आपका सिंपली I बन जाएगा। ये सिंपली A प्लस I भी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
आई बन जाएगा, ठीक। और क्या बनेगा, ये माइनस आई बन जाएगा, और ये दे देगा आपका क्या, 1 दे देगा। 0 और y से क्या बनेगा, a को 0 रखिए, ठीक है, a को 0 रखिए और b को आप i रखिए, तो क्या बनेगा, a प्लस आई बी, तो आपका क्या बन जाएगा, -1, ठीक। और a माइनस आई बी, जब a प्लस आई बी रखेंगे तो a तो 0 हो जाएगा, b को माइनस आई रखेंगे तो ये हो जाएगा i, ठीक है, +1, तो दिस गिव्स -1। तो ये है, आप चाहे जैसे भी डिनोट कर लो या फिर इसको ट्रीट कर लो एज अ क्वार्टर्नियन ग्रुप, तो भी आपका काम हो जाएगा। एज अ क्वार्टर्नियन ग्रुप ट्रीट करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्मेट में बन रहा है। तो ये है, दिस फॉर्म्स अ ग्रुप। अगर नॉर्मली भी आप ट्रीट करेंगे तो i² क्या होता है, -1 होता है, इसी में आएगा। -i को देखिए, किसी से भी ऑपरेट करेंगे इसी में आएगा। 1 खुद यूनिटी है, तो दिस फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक। This U is group with respect to multiplication, ठीक है। आप चाहे किसी को किसी में भी, आप यहां से डायरेक्टली भी देख सकते हो, आप यहां से डायरेक्टली भी देख सकते हो, किसी को किसी पे ऑपरेट कराइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे मिल जाएंगे। इसको ऑपरेट कराएंगे डायरेक्टली, अगर भी ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये इस पे, फिर ये इस पे, फिर ये इस पे, फिर ये इस पे, ऐसे, ठीक, तो भी हो जाएगा, तो भी आपको वही मिलेगा। तो प्रॉब्लम उससे नहीं है, ये हमेशा ग्रुप बनाएगा। सो एक यहाँ पे थ्योरम निकल के आया या नोट निकल के आया, आप चाहो तो नोट कर लो। Set of units offering always forms a group with respect to multiplication, और यूं कहें कि सेकेंड ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन जहां जहां लिख रहे हैं वहां आपको समझना चाहिए दिस इज सेकेंड ऑपरेशन, ओके। तो ये रहा, ठीक है। तो ये पहला नोट हुआ आपका जो कि काम करेगा। अगला देखिए, और एक बात हमने और बताई थी कि अगर ZM रहता है, ZM Z10, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे 3 यूनिट है, क्यों, क्योंकि 3 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्या होगा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 10, दिस गिव्स 1। 2 का कर रहा है क्या, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 टाइम जा 18, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, नहीं कर रहा है, 2 का नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसका किसका करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। आप इसको चेक करिएगा एक बार, 3 का करेगा, 1 तो ऑलरेडी यूनिट है, यूनिटी है, 5 का करेगा, ठीक है, 7 का, 5 का नहीं करेगा, सॉरी 5 का नहीं करेगा, 1 3 7 करेगा, 7 का करेगा और 9 का करेगा। 1 का 1, 3 का 7, 7 का 3 और 9 खुद का इनवर्स, 9 1 जा 9, 81, 81 डिवाइड बाई 10 गिव्स 1, ओके। तो देख रहे हैं आप कि Z10 में किस किस का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो अगर आप ये वाला सेट लेते हैं ना, 1 3 5 7 और 9, याद होगा ग्रुप में पढ़ा होगा हम लोग, इसे हम लोग U10 बोला करते थे, यूनिटरी ग्रुप, ठीक है ना, यूनिटरी ग्रुप। इसमें वो सारे एलिमेंट लेते थे जिसका इससे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है। UM is the set of that element with respect to multiplication modulo M such that X and GCD of X and M is always 1, ठीक है। कोई भी एलिमेंट लीजिए उसका 10 से लीजिए तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये 5 हटा दीजिए, बार बार 5 लिख ले रहे हैं, 1 3 7 और 9। सो इसको भी आप नोट कर सकते हैं।
नंबर ऑफ यूनिट्स, देखो दोस्त, नंबर ऑफ यूनिट्स इन ZM इज 5m, ओके, एंड सेट ऑफ यूनिट्स formed by ZM is UM, ठीक है। ZM से हम अगर ZM के यूनिट्स की बात करेंगे तो सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ZM, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ZM कर लीजिए इसको, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ZM इज UM। ZM के सभी यूनिट का कलेक्शन क्या होगा? UM होगा। और UM में कितना एलिमेंट होते हैं? 5m एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे Z10 में कितना एलिमेंट होगा? इसका नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z10, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z10 कितना होगा? 510। 510 कितना होता है? 4 होता है। थोड़ा याद दिला दें, 510 की पावर 510 हो, ठीक है। 510 की पावर अगर m होता था तो इसे हम लिखते थे 4 इंटू 10 की पावर m-1, ऐसा, ठीक है। आइडल 5 फंक्शन आपको वापस रिपीट करना होगा यहाँ पे, ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया था एक बार, जैन का ही क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें पूछ रहा था वो सेट ऑफ यूनिट को लेकर के कि Z100 में कितना यूनिट होगा, ठीक है। Z100 में कितना यूनिट होगा? तो Z100 लिखा हुआ है, ऑब्वियसली Z100 लिखा है, दिस इज 500, नंबर ऑफ यूनिट इज 500, दिस इज 500 है तो क्या होगा? 5 10 2, दिस इज 4 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 1, दिस गिव्स 40। सो इट हैज 40 यूनिट्स, इट हैज 40 यूनिट्स, ठीक है। 40 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे जो नॉन जीरो होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको, यही छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बाइनरी एसोसिएट की बात करते हैं, या बाइनरी एसोसिएट की बात करते हैं, या फिर क्वार्टर्नियन रिंग पे चलते हैं डायरेक्टली। क्वार्टर्नियन रिंग को देखिए, क्वार्टर्नियन रिंग किसे कहते थे? क्वार्टर्नियन ग्रुप किसे कहते थे? क्यूएड जो होता था क्वार्टर्नियन ग्रुप, वो किसे कहते थे? तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप देखिए, एक रिंग होती थी ऐसी, A0 प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K, ऐसा। Here I, J, K are just symbols, it is not any number, okay। और यहाँ पे such that AI belongs to R, ठीक है, ऐसा वाला रियल नंबर और रियल नंबर, ये। तो ये हमेशा और हमेशा क्या है? रिंग बनाता है। ये हमेशा और हमेशा क्या बनाता है? रिंग बनाता है। और I, J और K का रिलेशन कैसा होता था इसी के साथ? I स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर, आप कहते थे क्या है? -1 है, ये कहते थे ना। यहाँ पे I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर क्या होता था? -1 हो जाया करता था, और IJ हो जाया करता था K, ठीक है। JK हो जाया करता था I, KI हो जाया करता था J। तो आगे इसी फॉर्मेट में लिख लेते थे, दिस इज क्वार्टर्नियन ग्रुप ना। तो क्वार्टर्नियन ग्रुप में कोई भी एलिमेंट लेंगे हमेशा वो क्या होगा? यूनिट बनाएगा। हर नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट होने के लिए क्या होना होगा? नॉन जीरो एलिमेंट होने के लिए इन सब में से सब के सब जीरो होंगे, तभी वो जीरो एलिमेंट होगा, अदरवाइज नॉन जीरो होगा। A0 भी अगर जीरो नहीं हुआ, दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट। 1 प्लस 0i प्लस 0j प्लस 0k मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसके इनवर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आप देख लो A0,
प्लस A1i, सॉरी A0 प्लस A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। इसमें आप किसी को, सबको ज़ीरो कर लो या किसी को नेगेटिव कर लो या कुछ भी, जैसे आप A0 ले लो प्लस 0i प्लस 0j प्लस 0k, ऐसा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, A0 में A0 का A0 स्क्वायर होगा, ठीक है, A0 स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इनमें से किसी को भी ऑपरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए अगर आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, A0 को 1 होना पड़ेगा तभी तो होगा, दिस हैज़ टू बी 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर ये 1 होगा तो इसके लिए A0 को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा जस्ट। तो इसका यूनिटी यहाँ पे क्या होगी, 1 प्लस 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो यहाँ भी यूनिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है। और आप चेक कर सकते हो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा, मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट यूनिट, एज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस क्वार्टरनियन रिंग हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये रहा, आप लिख सकते हो चाहो तो इसको, ठीक है। अगला जो हम लोगों का मेन काम था, एसोसिएट पे बात कर रहे थे, ठीक है, एसोसिएट पे बात किए थे। तो एसोसिएट क्या होता था कि अगर हम रिंग के किसी भी एलिमेंट को, अगर हम रिंग के किसी भी एलिमेंट को यूनिट से मल्टीप्लाई करा दें, यूनिट से ऑपरेट करा दें, तो वो एसोसिएट दे देगा उसका, ठीक है। एक्स का एसोसिएट लेना है तो यू एक्स कर दीजिए, मिल जाएगा एसोसिएट। वाई का एसोसिएट लेना है यू वाई कर लीजिए, जेड का एसोसिएट लेना है यू जेड कर लीजिए, फिर यू इज यूनिट, ठीक है ना। एसोसिएट की डिफिनीशन आपने देखी थी, क्या होता था, एसोसिएट ऑफ वाई कहते थे, तो ये होता था यू आई, ठीक है। और छोटा यू बड़ा वाला यू नहीं, वेयर यू इज यूनिट, वेयर यू इज यूनिट, कोई भी यूनिट, सम यूनिट ऑफ दैट रिंग आर, ठीक है। तो किसी का भी लेना हो तो यू आई कर सकते थे। तो अब जरा देखिए ये एक रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन देखिए, x रिलेटेड टू y, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, x रिलेटेड टू y, रिलेटेड को आर ही लिखना पड़ेगा ना, such that x related to y such that y equal to ux, ठीक है, या x इक्वल टू यू वाई कर लीजिए अपनी आसानी के लिए, x इक्वल टू यू वाई, x इक्वल टू यू वाई, x रिलेटेड टू y सच दैट x इक्वल टू यू वाई। मीन्स क्या कह रहे हैं कि x और y में ऐसा रिलेशन है कि x जो है y का एसोसिएट है, x इज रिलेटेड टू y सच दैट x इज एसोसिएट ऑफ y, यहाँ पे और x is related to y such that x is associate of y. Now this relation is an equivalence relation. ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम लोग इससे बहुत बेहतरीन काम करेंगे आगे, ये रिलेशन प्रूफ करने के बाद बड़ा फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। x रिलेटेड टू y इज रिटर्न एज x इज एसोसिएट ऑफ y। तो कह रहा है कि बताओ कि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, ठीक है। और बताया था हमने कि जहां भी इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया वो सेट को सेट का पार्टीशन कर देगा, ठीक है। तो अब वो पूरा एक ही नंबर पे जाएगा, एक ही जगह जाएगा। तो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करना है पहले। तो रिफ्लेक्सिव कैसा रिफ्लेक्सिव होगा, खुद से रिलेट हो जाना। तो x रिलेटेड टू x सो दैट x इक्वल टू 1x
1 is unity of R। ठीक है, कोई भी रिंग विथ यूनिटी है, अगर यूनिटी है तभी तो यूनिट आएगा ना, विदाउट यूनिटी तो यूनिट होगा ही नहीं। तो ये ऑलरेडी आर यू था। लेट आर बी एन आर यू मीन्स रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, आर बी एन आर यू रिंग विथ यूनिटी। अगर यूनिटी है तो 1 इज यूनिटी ऑफ आर। ठीक है, तो x खुद से तो रिलेट कर ही जाएगा, x इंटू 1 गिव्स x, तो x खुद का एसोसिएट है। हर एलिमेंट खुद का एसोसिएट होता है, दैट इज नोट। ईच एलिमेंट इज एसोसिएट ऑफ इटसेल्फ। हर एलिमेंट खुद का एसोसिएट होता है। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करते थे, अगर x रिलेटेड हो y से तो y को x से रिलेट होना होगा। दैट इज लेट x रिलेटेड टू y, दैट इज x इज इक्वल टू ui फॉर सम यूनिट u इन R। ठीक है, फॉर सम यूनिट u इन R। u एक यूनिट है। यूनिट क्या होता है, हर वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो यूनिट का भी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 हमारा यूनिट है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -2 सपोज दैट, या 1/2 सपोज 1/2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। 2 का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसका भी तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हर यूनिट का भी तो आपस में इनवर्स होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है सोचने वाली। x इक्वल टू यू आई, देन u इनवर्स x इक्वल टू u इनवर्स यू वाई एज u इनवर्स exists since u is unit। अगर वो u यूनिट है तो u इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, u इनवर्स x इक्वल टू, ये क्या देगा यूनिटी दे देगा, 1 दे देगा। 2 यूनिट आपस में ऑपरेट होंगे तो क्या देंगे, अरे सॉरी, यूनिट और यूनिट का इनवर्स आपस में ऑपरेट देगा होगा तो क्या देगा, यूनिटी देगा। दिस इज 1 इंटू वाई, that implies u inverse x equal to y, that implies y equal to u inverse x। this is also unit, ये भी तो यूनिट है। so y is associate of x, that is y related to x। और इधर क्या था, सॉरी इधर क्या था, x रिलेटेड टू y। हम लेके चले थे x रिलेटेड टू y और प्रूफ कर दिया y रिलेटेड टू x। सो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। नाउ अगला ट्रांजिटिव, और ये तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दिया है x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z implies x equal to ui and y equal to uz। u1 u2 कर लीजिए। u1y और u2z। अगर x y का एसोसिएट है तो x इक्वल टू u1y, y z का है तो y इक्वल टू u2z। पुट करिए y की जगह पे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 u2 z, that implies u1 u2 z। और अभी आपने देखा था कि यूनिट जो है, सेट ऑफ यूनिट फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो 2 यूनिट का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी क्या होगा, यूनिट होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। हेंस दैट इंप्लाइज x इक्वल टू
uz, that is x related to z, hence ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो एसोसिएशन, एसोसिएट या आप एसोसिएट, बीइंग एसोसिएट, बीइंग एसोसिएट is an equivalence relation, ठीक है ना। एसोसिएट होना क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे देखिए, अगर ऐसा है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, u ऑफ अल्फा, u ऑफ अल्फा, u ऑफ अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू u अल्फा, एसोसिएट ऑफ अल्फा, सेट ऑफ ऑल एसोसिएट्स ऑफ अल्फा, किसी के भी सभी एसोसिएट्स का कलेक्शन, किसी भी नंबर के सभी एसोसिएट्स का कलेक्शन। सेट ऑफ ऑल एसोसिएट्स ऑफ अल्फा इज u अल्फा, दिस इज इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। u अल्फा सच दैट u इज यूनिट ना इन R, इज यूनिट इन R, और हम इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। देन u अल्फा इज कॉल्ड ऑर्बिट, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं ना, दिस इज ऑर्बिट, ओके। सॉरी, हाँ, दिस इज ऑर्बिट। ये काम ना करे तो सिंपल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। u अल्फा इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो हमारे पास एक नया टर्म आ गया, क्या, ऑर्बिट। और अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स आ गए हैं, एक और पढ़ लेते हैं फिर। जीरो डिवाइजर की बात किए थे हम लोग, एक सेकेंड, सॉरी। जीरो डिवाइजर्स की बात कर रहे थे कि व्हाट इज जीरो डिवाइजर्स ना। कुछ एक एग्जांपल भी देखे थे, शायद हम लोगों ने कहा था कि ट्रिवियल रिंग में जीरो डिवाइजर होता है क्योंकि वहां तो जीरो ही होता है, तो ए डॉट बी जीरो। और हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे दो मैट्रिसेस को, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे हम लोग, कोशिश कर रहे थे दो मैट्रिक्स डिजाइन करने की, ऐसा 1 1 1 0 0 0 0 1 ऐसा कुछ करके कर रहे थे कि शायद हमें मिल जाए, बट हम लोग हमें मिल नहीं रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा उसी को फिर से देखते हैं, क्या होता है जीरो डिवाइजर। लेट R be a ring such that A comma B belongs to R minus 0. That is, A and B is non-zero element in R. Then they are zero divisors only if A dot B equal to 0 implies A dot B equal to 0. That's all. अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन मीन्स सेकेंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, द सेकेंड ऑपरेशन, ठीक है। दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाए, कोई ऐसा सेट हो मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो नॉन जीरो है, जीरो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा खोजना है हमको, ठीक है, जिनका मल्टीप्लीकेशन करे जीरो आ जाए, दो ऐसी नॉन जीरो मैट्रिसेस जिनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाए, और ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। दिस इज जीरो डिवाइजर, ठीक है, दिस इज जीरो डिवाइजर। अगेन
कब नहीं होगा जीरो डिवाइजर, कब जीरो डिवाइजर नहीं होगा, मीन्स A comma B belongs to R, A comma B belongs to R are not a zero divisors when AB equal to 0 implies A equal to 0 और कह रहा है कि दो एलिमेंट है R से और उनका मल्टीप्लिकेशन या विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन उनका प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो दोनों में से किसी न किसी एक को जीरो होना ही होगा। अगर ऐसा होता है तो जीरो डिवाइजर नहीं होगा। समझिएगा कब नहीं होगा, when it is not a zero divisor. The only condition is that for any two element A and B belongs to R, if the product with respect to second operation of A and B gives 0 implies A equal to 0 or B equal to 0, that is one of them is 0. ओके कहने का मतलब अगर हम दो एलिमेंट उठाएं उनका प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो उनमें से कोई ना कोई एक 0 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि वो क्या है, जीरो डिवाइजर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, या वो जीरो डिवाइजर कंटेन नहीं कर रहा है। तभी जीरो डिवाइजर होगा जब वो नॉन जीरो भी हो और उनका प्रोडक्ट 0 आ जाए। ओनली कंडीशन फॉर जीरो डिवाइजर दैट दे शुड बी नॉन जीरो एंड देयर प्रोडक्ट इज 0। ओके चलिए, तो ये है एग्जाम्पल पे आ रहे थे हम लोग थोड़ा सा। कोई एग्जाम्पल सोचा आपने? जैसे ये अगर हम कहें कि ये जीरो डिवाइजर है 1 0 0 सॉरी 1 1 0 एंड 0 0 1 1 0, ये A है और ये B है। जरा इनका अगर हम प्रोडक्ट लें, ठीक है, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आप लेके देख लीजिए, 0 होगा और 1 हो जाएगा, 0 1 होगा और 1 0 होगा, 0 1 और 1 0 ऐसा आएगा, जो भी आएगा ऐसा आई थिंक 0 1 1 0। तो इनका भी प्रोडक्ट 0 नहीं हो रहा है, तो ये जीरो डिवाइजर होंगे नहीं। एक तो नॉन जीरो भी है और उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ रहा है, तो ये भी एक कंडीशन है कि जीरो डिवाइजर नहीं है। उनका प्रोडक्ट ही जब नॉन जीरो आ रहा है तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट तो 0 आना ही चाहिए, ठीक है। यहीं पे अगर आप इसको मिटा के भर दें 1 0 0 0 तो अब तो पक्का आएगा क्या 0, अब तो पक्का 0 आएगा। नाउ A एंड B इज 0, A डॉट B इज 0, यू कैन कैलकुलेट इट। ओके आप करिए, 0 आएगा। अरे ये पूरा का पूरा 0, इधर 0 इधर 0 फिर ये 0 और ये 0, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 आएगा। लेकिन यहां पे A तो नॉन जीरो है बट B नॉन जीरो नहीं है हियर, बट B इज 0। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ B 0। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, इसको और क्लियर कर लेते हैं। एक हम सेट बना लेते हैं M2 का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सच दैट A I J 2 क्रॉस 2 सच दैट det A not equal to det A not equal to 0 या det A equal to 0, ठीक है। ऐसे मैट्रिसेस तो ये अगर ले लेते हैं आप, नॉट इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं रखना है तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा आई थिंक,
ये हो जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ठो, और ये भी, ठीक है, वही जो पहले वाला एग्जांपल था उसको सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको 0 नहीं मिलेगा। इनफैक्ट दिस इज ZLNR ना, ZLN2 है तो ये तो जनरल लीनियर ग्रुप है, तो कभी भी ये 0 नहीं मिलेगा, ये 0 डिवाइजर नहीं होगा। अब आइए फंक्शन में, ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसी मैट्रिसेस खोज लें कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स रहें, ठीक है, वहाँ प्रोडक्ट आ जाए 0, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम नहीं खोज पा रहे अभी, लेकिन वो होता है, मिलेगा कहीं ना कहीं। ये अपने ऊपर है कि हम लोग अभी सर्च नहीं कर पा रहे, लेकिन फंक्शंस की जब बात आएगी ना तो आराम से सर्च कर लेंगे। देखिए एक फंक्शन बनाइए थोड़ा सा और यूज़ करिए इस कलर को। देखिए ये 0 है, ये 0 है, और दो कंडीशंस हैं इसमें। जब x पॉजिटिव हो रहा है, जब x 0 और उससे बड़ा हो रहा है तो दिस गिव्स 0 फंक्शन, ये दे रहा है हमको ये। और जैसे ही 0 से छोटा हो रहा है इधर आ जा रहा है ये, ठीक। एक दूसरा फंक्शन है, ये जैसे ही 0 या उससे बड़ा हो रहा है, जैसे ही 0 या उससे बड़ा हो रहा है तो ये देने लग रहा है वैल्यू ऐसा, और जैसे ही 0 छोटा हो रहा है इधर देने लग रहा है ये, ठीक। ये दो फंक्शंस हैं, इनको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक बार f ऑफ x लेंगे और लिखेंगे कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिस गिव्स 0, एंड फॉर ऑल x लेस देन 0 दिस गिव्स x। यहां पे आइडेंटिटी फंक्शन और यहां पे 0 फंक्शन, दिस गिव्स 0 दिस गिव्स x। एक हो गया। gx ले लीजिए, gx के साथ जस्ट उल्टा कंडीशन है, x जब 0 या उससे बड़ा हो रहा है, x जब 0 या उससे बड़ा हो रहा है तो ये वही वैल्यू दे रहा है, और जब 0 से छोटा हो रहा है तो ये देने लग रहा है 0, ठीक है। fx एंड gx, आपको लग रहा होगा कि ये इधर और ये इधर ऐसा, दिस इज 0 फंक्शन, नहीं दिस इज नॉन जीरो फंक्शन, क्योंकि दोनों देखना है ना भाई, ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है और इधर तो नॉन जीरो है, तो खाली आधे पार्ट को थोड़ी ना लेंगे। दिस होल फंक्शन इज नॉन जीरो फंक्शन, दिस होल फंक्शन इज नॉन जीरो फंक्शन, हियर fx इज नॉन जीरो एंड gx इज नॉन जीरो, ठीक है। क्लियरली क्या fx is non-zero and gx also non-zero, but fx और gx का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा या प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा, ठीक है, हमेशा ही 0 आएगा, क्योंकि आप देखो जब दोनों का प्रोडक्ट लोगे तब तो ये हमेशा क्या देगा, देखो x लेस देन पे ये हो गया और ग्रेटर देन पे ये हो गया, ये वाला तो खत्म हो जाएगा ना, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे fx में gx का तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये पार्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये पार्ट होगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। 0 इंटू एक्स दिस गिव्स 0। अलग अलग ब्रेक करके देख लीजिए आप, अगर खाली ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं तो ये 0 और ये सम फंक्शन, तो दिस गिव्स 0, 0 इंटू दैट 0। लेस देन की बात करेंगे तो लेस देन पे ये x है, ये 0 है, तो इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो एक बार 0 इंटू एक्स और एक बार x इंटू 0, तो ये टोटली क्या देंगे, हर कंडीशन में 0 ही दे देंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जीरो डिवाइजर, ओके, यू कैन नोट इट डाउन। तो जब रिंग ऑफ फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, जब रिंग ऑफ फंक्शन में जाते हैं, f इज अ फंक्शन, ठीक है, ऑन अ रियल नंबर, अगर ऐसा करते हैं तो हमें दो फंक्शंस ऐसे मिल गए जहां पे क्या हो रहा है, 0 मिल जा रहा है, देन इट हैज जीरो डिवाइजर, एटलीस्ट 1 तो हमने खोज ही लिया है, ठीक है। तो ये बातें हैं, चलिए ऐसा मिल गया। सोचिएगा साइन और कॉस पे बात करिएगा, ठीक है, 0 से 90 पे साइन की वैल्यू और 0 से 90 पे कॉस की वैल्यू, ठीक है।
तो वहाँ पे सोचिएगा वो जीरो डिवाइजर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, होगा कि नहीं होगा। साइन और कॉस, साइन डॉट कॉस, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो वो जीरो डिवाइजर नहीं है। ऐसे कुछ एक फंक्शंस आपको खोजने होंगे, ठीक है। जैसे अब और बात करें कि ये जीरो डिवाइजर होगा कि नहीं। दिस इज एक्स वाई एंड माइनस वाई बार, आई थिंक दिस इज माइनस वाई बार एंड दिस इज एक्स बार। ध्यान से देखिएगा इसको, आप ही को बताना है कि जीरो डिवाइजर है कि नहीं। सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ टेल वेदर इट इज जीरो, इट पॉजेस जीरो डिवाइजर और नॉट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इनका देखो आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट x और x बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हैं, z एंड z बार। z डॉट z बार गिव्स मॉड z स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये a ले लो, तो डेट a जो होगा ना वो दिस इज मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एंड y बार इज मॉड y स्क्वायर। ये कब जीरो होगा डिटर्मिनेंट a, कभी जीरो होगा। किस केस में जीरो होगा ये, जब x और y दोनों ही जीरो हों तभी जीरो होगा, ठीक है। x और y दोनों ही जीरो हों तभी वो जीरो होगा, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि a डॉट बी इक्वल टू जीरो है, जब दोनों का दो मैट्रिसेस ले लिया ऐसे ही एक्स वाई और पी क्यू भी ले लिया, तो उनका डिटर्मिनेंट भाई a जीरो है b भी जीरो होगा, ठीक है। तो इनका डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, डेट a डॉट डेट b इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, कोई ना कोई एक जीरो होगा तभी पॉसिबल है। इट इंप्लाइज दैट ऐसा, ठीक है। अगर कह रहे हो कि मैट्रिसेस ऐसी लें, ठीक है, जिनके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहें, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में रहें और वो जीरो डिवाइजर कंटेन करे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जीरो डिवाइजर ऐसा पॉसिबल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ देखिए, ये कभी जीरो होगा नहीं होगा। किस केस में जीरो होगा, जब ये टोटली जीरो हो जाए, एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाए। सो इट इज नॉट, इट नॉट कॉन्टेन्स, इट डज नॉट कॉन्टेन जीरो डिवाइजर। तो ये चीजें हमारे पास रही हैं जीरो डिवाइजर के लिए, ठीक है। अब एक और बात बताइए लास्ट में, जो कि आई थिंक लास्ट है इसका, कि यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो क्या यूनिट्स कभी जीरो डिवाइजर होंगे। कोई भी नॉन ट्रिवियल रिंग लेके चले, in any non-trivial ring, in any non-trivial ring, units can zero divisor। कैन नॉट। कौन सा सही होगा इसमें, ये वाला या ये वाला। अब चेक करना है कि यूनिट्स जीरो डिवाइजर होते हैं कि नहीं। तो अगर यूनिट्स जीरो डिवाइजर होते हैं, यही चेक करना है ना। लेट प्रूफ, लेट a comma b are units in R, then also if they are जीरो डिवाइजर, अगर वो जीरो डिवाइजर हैं तो क्या होना होगा उनको, पहले सबसे पहले क्या होना होगा, a डॉट बी जीरो देना होगा, देन a डॉट बी इक्वल टू जीरो, a डॉट बी मस्ट बी जीरो। और दोनों है यूनिट, ध्यान रखिएगा दोनों है यूनिट, दैट इंप्लाइज
ए इनवर्स ऑपरेट करिए जरा, तो ए इनवर्स ए डॉट बी इक्वल टू 0। भाई उधर तो ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे 0 होगा ही, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी, क्योंकि ए यूनिट है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू 0। ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, बी को तो यूनिट लेके चले थे ना, बी 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। बी तो यूनिट लेके चले थे ना, और यूनिट क्या होता है, हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होता है, तो यहाँ तो 0 आ गया, तो फिर तो बी यूनिट है ही नहीं, जबकि आप क्या लेके चले थे, ए एंड बी आर यूनिट्स। सो इट नेवर बी जीरो डिवाइजर, इट कैन नॉट बी जीरो डिवाइजर, सो इट कैन नॉट बी जीरो डिवाइजर। सो यूनिट्स कैन नेवर बी जीरो डिवाइजर। अब यहां पे क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछता है कि नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ यूनिट्स बताइए। अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि टेल मी देयर आर हाउ मेनी जीरो डिवाइजर्स इन अ पर्टिकुलर रिंग, इन अ रिंग ऑफ ZM हाउ मेनी जीरो डिवाइजर्स। ओके, तो जैसे Z 100 की बात करेगा तो बताओ नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर कितना होगा, कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स। तो इतना पता है कि कौन नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होंगे इसमें, यूनिट्स नहीं होंगे। कितने जीरो डिवाइजर पॉसिबल है यही पूछ रहा है, या कितने हैं, तो यूनिट वाले नहीं है, जो जो यूनिट होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो 500 निकालिए आप, क्या आएगा 500, 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 - 1, दिस इज 40। इतने तो यूनिट एलिमेंट होते हैं। ZM में 5m नंबर ऑफ यूनिट होते हैं, ZM में 5m नंबर ऑफ यूनिट होते हैं, तो इतने तो जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, और जीरो का भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, सॉरी जीरो का भी क्या होगा भाई, जीरो डिवाइजर लेना है तो नॉन जीरो एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, तो जीरो को तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो रिंग में से ये 40 एलिमेंट और एक जीरो वाला, तो टोटल 41 एलिमेंट, टोटल 41 एलिमेंट आर नेवर बी जीरो डिवाइजर, ठीक है, नेवर बी जीरो डिवाइजर। तो कितना होगा भैया यहाँ पे 100 - 41, दिस इज 59। अगला Z4 क्लास Z4 में नंबर ऑफ यूनिट बताइए कितना होगा, सब बता चुका, 54। Z4 क्यों, Z4 क्यों लेना है इसमें, Z4 से बड़ा ले सकते हैं, Z10 ले सकते हैं, आई थिंक Z10 लेके देखिए, Z10 क्रॉस Z10 कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा इसमें, 510 होता है 4, आइदर 5 फंक्शन आपको रिपीट करना होगा, 4 इंटू 4 दिस इज 16, और एक जीरो भी है, 0,0 नॉन जीरो होना चाहिए ना, तो ये भी तो रिंग में होगा, तो इसको भी तो नहीं कंसीडर करना है ना। तो 16 + 1 17, और कितने में से 10 टोटल 100 एलिमेंट होंगे, तो 83 जीरो डिवाइजर हो जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि पहले तो यूनिट्स को हटा लो उसमें से, वो तो जीरो डिवाइजर होंगे ही नहीं, और खुद रिंग का जीरो कभी क्या होगा, जीरो डिवाइजर नहीं होगा, क्योंकि उसके होने के लिए नॉन जीरो एलिमेंट होना होता है, लेकिन वो नॉन जीरो खुद ही नहीं है। तो रिंग का जीरो हटा लो और नंबर ऑफ यूनिट हटा लो, तो 16 वो और एक 17, 100 - 17 दिस गिव्स 83। सो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स in ZM is equal to कितना, m - 5m + 1। ओके,
तो ये रहा आपका टोटल क्या नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर। अब इंटीग्रल डोमेन का डिफिनीशन सीधा और सीधा यही है कि कोई भी रिंग हो, एनी नॉन ट्रिवियल रिंग which doesn't contain zero divisor, ओके, या कोई भी रिंग जो जीरो डिवाइजर को कंटेन ना करे, दिस इज इंटीग्रल डोमेन। रिंग which does not contain, non-trivial ring which does not contain zero divisor is called क्या, इंटीग्रल डोमेन। तो इस पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में, स्टार्ट यहीं से करेंगे डायरेक्टली, व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। सो इतना क्लियर रहे, द रिंग that is non-trivial ring which doesn't contain zero divisor is called integral domain। तो इस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास से। आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करिए, देखिए और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके उनको दिमाग में रखिए, कोशिश करिए, लिखिए इसको, ठीक है। जब सुनने के बाद आपको तुरंत लगातार समझ में आ रहा है तो ये उतनी ही जल्दी भूलेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। तो डू मोर गेट मोर। ओके, थैंक यू।